नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं मुंबई की खबर से। मुंबई एनसीबी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां उन्होंने ब्लैक कोकीन बरामद किया है। बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 13 करोड़ रुपए की है। इसकी खासियत ये है कि स्कैनिंग में ये पकड़ी नहीं जाती है और इसकी गंध खोजी कुत्ते तक नहीं पहुंचती है। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। यह है काला कोकीन, 1-2 ग्राम नहीं, पूरे 3 किलो 20 ग्राम, जिसकी बाजार में कीमत तकरीबन 13 करोड़ रुपए है। बोलिविया की महिला इसे ब्राजील से गोवा ले जाने की फिराक में थी, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई एयरपोर्ट पर ही बरामद कर लिया। ये बेसिकली आ रही थी एक फ्लाइट से जो ब्राजील से गोवा तक है, लेकिन उसका लेओवर था मुंबई में। तो जैसे ही वो दूसरा फ्लाइट पकड़ने के लिए दौड़ रही थी, तो हम लोगों ने इसको साइड में कर लिया, पूछताछ की। सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पाई। फिर उसके बैगेज चेक किया तो कैविटीज दिखी। तो कैविटीज में देखा तो 12 अलग अलग टाइप के पैकेजेस थे, और वो जब खोल के देखा तो उसमें काला सब्सटेंस था। और बाद में उसने भी कबूल किया कि ये कोकेन है और ये ब्लैक कोकेन है। एनसीबी के मुताबिक देश में पहली बार इस तरह का काला कोकीन पकड़ा गया है। खोजी कुत्तों और एजेंसियों की आंख में धूल झोंकने के लिए तस्कर ने कोकीन में एक केमिकल मिलाकर उसका रंग बदल दिया और गंध भी बदल दी, ताकि खोजी कुत्ते भी चकमा खा जाएं। यहां तक कि काला कोकीन स्कैनर में भी नहीं दिखता, लेकिन एनसीबी की भेदी नजर से काला कोकीन बच नहीं पाया। महिला से पूछताछ के बाद गोवा में उसके साथी की जानकारी मिली। गोवा भी मेरा जुरिडिक्शन है, तो हमारी टीम एक्टिवेट हुई। मुंबई की टीम गोवा में ज्वाइन की। हम लोगों ने एक होटल में 2 दिन तक ट्रैप लगाया, और दूसरे दिन हमको सफलता मिली। एक फॉरेन नेशनल उसको डिलीवरी के लिए आ गया। वो नाइजीरियन था। वो काफी दिनों से गोवा में ही रह रहा है, स्टूडेंट वीसा पे इंडिया में आया था, और उसका ये काम है ट्रैफिकिंग करना। एनसीबी के मुताबिक मुंबई एयरपोर्ट से गोवा तक 3 दिन तक चले इस ऑपरेशन में एक बोलिवियाई महिला और नाइजीरियन पुरुष को गिरफ्तार किया गया है। नाइजीरियन व्यक्ति गोवा में रहकर सिर्फ गोवा ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी नशे का कारोबार करता था। एनसीबी अब इस अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स स्मगलिंग से जुड़े दूसरे आरोपियों तक भी पहुंचने की कोशिश में है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब आइए कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की बात करते हैं। मुख्य मुकाबला मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच होना है। दोनों ने ही पर्चा भर दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब नामांकन किया तो कांग्रेस के कई दिग्गज नेता उनके साथ मौजूद रहे। माना जा रहा है कि गांधी परिवार का भी उन्हें समर्थन है। पहले अशोक गहलोत का नाम सामने आया था, लेकिन राजस्थान में जो कुछ हुआ उसके बाद उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। और इसी बीच शशि थरूर के प्रचार में एक गड़बड़ी भी सामने आई। जो घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया उसमें भारत का नक्शा सही नहीं था। बात खुलते ही उसे सुधार भी लिया गया। शशि थरूर ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि ऐसा काम कोई जानबूझकर नहीं कर सकता। कार्यकर्ताओं की एक छोटी सी टीम से ये चूक हुई। हमने इसे फौरन सुधार लिया है। मैं इस गलती के लिए बिना शर्त माफी मांगता हूँ। और गाली कांड में जेल काट रहे बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी की नोएडा स्थित ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में यूपी सरकार ने बुलडोजर से करीब 1 दर्जन घरों के अवैध कब्जे हटाए और दिन भर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। सौरभ शुक्ला की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। क्या हो गया भाई साहब? अरे आराम से सर, आराम से। ये तस्वीरें ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी की हैं, जहां 5 अगस्त को बीजेपी के नेता श्रीकांत त्यागी ने यहीं रहने वाली एक महिला के साथ गाली गलौज और बदसलूकी की थी। शुक्रवार को नोएडा अथॉरिटी भारी पुलिस बल और बुलडोजरों के साथ यहां आई। महिलाएं रोती रहीं। बुलडोजर इनके घरों से निकले छज्जे आदि हटाते रहे, जो प्रशासन के मुताबिक अवैध कब्जा था। 3 शेड के जरिए लोगों ने अपना ये निर्माण कवर किया हुआ था, उसको गिराया जा रहा है। लोगों को 48 घंटे का 2 दिन पहले टाइम दिया गया था और कहा गया था कि आप अपना अवैध निर्माण हटा लीजिए, पर लोगों ने हटाया नहीं। जब आज सुबह नोएडा अथॉरिटी की टीम पहुंची तो लोग ताला डाल करके गेट पर बैठ गए थे। तो आप देखिए यहाँ पर, आप पीछे से जैसे बुलडोजर घुसा है, यहाँ पर पुलिस बल तैनात है और अवैध निर्माण हटाया जा रहा है। जिनके यहाँ ये बुलडोजर चला, उनका कहना था कि उन्हें सामान हटाने का भी वक्त नहीं दिया गया। कोई नोटिस नहीं दिया। मैं इतनी देर से चिल्ला रही हूँ, कोई नोटिस नहीं दिया। और अभी बात करके गए हैं कि अभी आप ये हटा लीजिए, आपका ये वो परमानेंट कंस्ट्रक्शन है। मैंने कहा ये हमारा टेम्परेरी है। बोले नहीं, फिर भी आप हटा लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। और एकदम आकर तोड़ देते हैं। ये क्या तरीका, 1 घंटे बाद आकर।
इससे पहले सुबह कई घंटों तक सोसाइटी के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। नोएडा अथॉरिटी जब यहां अवैध कब्जे हटाने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंची तो लोग सोसाइटी की गेट पर ताला डालकर धरने पर बैठ गए। सोसाइटी के लोगों ने यहाँ पर धरना दे दिया है गेट के आगे और कहा है कि वो किसी को अंदर जाने नहीं देंगे। अगर सोसाइटी को बुलडोजर चलाना है इंक्रोचमेंट्स पे तो उनकी लाश पर होकर गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे अथॉरिटी के जो ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, बुलडोजर भी लाए हैं, लेकिन सोसाइटी के लोगों ने यहाँ इस तरीके से यहाँ पर ताला डाल दिया। दरअसल सोसाइटी के कॉमन एरिया में पेड़ लगाने को लेकर बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी ने सोसाइटी की एक महिला के साथ बदसलूकी की थी, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ था। इसके बाद श्रीकांत त्यागी के घर के बाहर के अवैध निर्माण को गिरा दिया गया था। श्रीकांत त्यागी पर गुंडा एक्ट लगाकर जेल में बंद भी कर दिया गया है। श्रीकांत त्यागी की पत्नी और त्यागी समाज की मांग थी कि जैसे उनके घर के अवैध कब्जे को ढहाया गया है, वैसे दूसरे के घरों के अवैध निर्माण को भी ढहाया जाए। नोएडा अथॉरिटी ने यहाँ रहने वालों को बुधवार को 38 घंटों का वक्त दिया था, जो शुक्रवार को खत्म हो गया। उस पूरे मामले में कहा जाए तो त्यागी समाज भी खिलाफ हो गया महेश शर्मा के। यहाँ बुलडोजर भी चल रहा है, लोग भी अब कह रहे हैं कि सांसद नहीं आ रहे हैं। तो अब यही बात है कि जब बुलडोजर पर आप तालियां बजाएंगे तो आपको अंत में बुलडोजर ही मिलेगा, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। और अब बुलडोजर ग्रैंड ओमैक सोसाइटी जो श्रीकांत त्यागी की सोसाइटी है उनके घरों पे भी चल रहा है, जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ था, जैसे श्रीकांत त्यागी ने के घर पर चला। सहयोगी अरविंद उत्तम के साथ नोएडा से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और महाराष्ट्र में बीजेपी शिंदे सरकार में त्योहारों को खूब बढ़ावा मिल रहा है। आलम यह है कि रामलीला के पंडालों में भी हजारों की भीड़ दिख रही है, कुर्सियां भरी हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी का कहना है कि उनके लिए राम भक्ति मुद्दा है और रहेगा। साथ ही मुंबई में आने वाले BMC चुनाव को देखते हुए उन्हें आस है कि इन त्योहारों को बढ़ावा देने से बल भी मिलेगा। देखिए रिपोर्ट। रामलीला के मंचन में मुंबई भी पीछे नहीं। बीते 41 सालों से देवकी नंदन जिंदल मलाड में रामलीला का आयोजन करते आ रहे हैं। भागते दौड़ते शहर में व्यस्त जीवन से भी समय निकालकर हजारों लोग पहुंचे हैं। पंडाल की कुर्सियां फुल हैं। लोग इतनी भक्ति भाव से और अपने प्रेम से यहाँ पे आते हैं कि हमारे को बैठाने की जगह की भी कमी पड़ती है। लोगों का ये श्रद्धा, प्रेम और विश्वास है भगवान राम के प्रति दिन पे दिन। और आज का जो समय, आज की जो परिस्थिति ऐसी है कि राम की ये महत्वता और भी बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए रामलीला के दर्शक दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और हमारे को उनको बैठाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। और जिसको पुलस्त्य मुनि ने तैयार करके छुड़वाया। मुंबई में करीब 30 मंडल हैं जो रामलीला का आयोजन कर रहे हैं। पंडालों में बीजेपी नेताओं की मौजूदगी भी दिखती है और समर्थन भी। पार्टी कहती है कि राम भक्ति तो इनका अहम मुद्दा है। ऐसे में रामलीला की परंपरा और इसको लेकर उत्साह कैसे कम होने दिया जाएगा। आने वाला BMC चुनाव शहर में त्योहारों की भव्यता का भव्य कारण बनता दिख रहा है। मुंबई महानगर पालिका में निश्चित रूप से हमारा महापौर आएगा और यानी एक बोलते कि एकजुट होकर हम चुनाव लड़ने वाले हैं और निश्चित जनता का आशीर्वाद और बहुत बोलते हैं कि सारे त्यौहार जो है ना, वो हमारे 30 त्यौहार, उसका तो फर्क महानगर पालिका में हम सब मिल के लड़ेंगे, मिल के विजयी होंगे और हमारा मुंबई का महापौर। महाराष्ट्र में बीजेपी शिंदे की नई सरकार में त्योहारों का युवा विस्तारीकरण देखते हैं बीजेपी के लिए नगर पालिका चुनाव में कितना कारगर साबित होता है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। और अगली खबर छत्तीसगढ़ से, जहां कोयला खादान के विस्तार के लिए पेड़ों के काटे जाने का सिलसिला शुरू हुआ है। कई ग्रामीणों का आरोप है कि जब उन्होंने विरोध किया तो उन्हें हिरासत में लिया गया। अनुराग द्वारी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 600 लोगों की 20 टीम, 150 से ज्यादा आरा मशीन ने 43 हेक्टेयर में 8000 पेड़ काट दिए। आदिवासी और स्थानीय लोगों के भारी विरोध के बावजूद सुरक्षा बलों और सरकारी अमले की भारी तैनाती में हसदेव उजड़ रहा है। स्थानीय लोग कहते हैं कोयले के खनन के लिए 8 लाख पेड़ काटे जाएंगे।
सरकार का कहना है बिजली के लिए बलिदान देना होगा, वैसे सारी मंजूरी केंद्र ने दी है। मैं तो अपने जो पहले जो बयान दिया था उसमें मैं कायम हूं। कोल आवंटन है वो केंद्र सरकार के हिस्से में है। पर्यावरण अधिनियम केंद्र सरकार का है, वन अधिनियम केंद्र सरकार का है। तो सारे जो नियम हैं वो केंद्र सरकार के। अलॉटमेंट भी करने का अधिकार उनको है और अनुमति देने का अधिकार। सीधी सी बात है कि इतना विरोध यदि उनको लग रहा है कि विरोध है तो भारत सरकार से मांग करे कोल आवंटन कीजिए, खदान आवंटन के उसे निरस्त कर दे। पेड़ों की कटाई पर विरोध को रोकने के लिए घाटबर्रा, मदनपुर सहित आसपास के 6 गांवों में गलियों से लेकर पगडंडियों में भी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। कई लोगों को हिरासत में भी रखा गया। सरकार आरोप लगा रही है बीजेपी के वक्त में सारी इजाजत मिली, अब विपक्ष में बैठकर बीजेपी विरोध के सुर बुलंद कर रही है। हसदेव के लिए बड़े बड़े संकल्प और सौगंध लेने वाले और खास तौर से इनके वरिष्ठ नेता जो पद यात्रा में चल रहे हैं, टीएस सिंहदेव ने जो वादा और विश्वास किया था कि एक पेड़ कटेगा तो मेरी लाश बिछ जाएगी, मैं इसका विरोध करूंगा। कांग्रेस के राहुल गांधी के वादे और विश्वास के बाद, टीएस सिंह की घोषणा के बाद सरकार की मिलीजुली कुश्ती चल रही है। हसदेव अरण्य के खदान के लिए इसी साल नियमानुसार सरकार ने पेसा कानून के तहत ग्राम सभा का आयोजन किया था। ग्राम सभा ने खदान के खिलाफ प्रस्ताव पास कर दिया। सरकार ने इस ग्राम सभा को ही रद्द करने का आदेश जारी कर दिया। कुछ दिनों पहले कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी कहा था कि पेड़ नहीं कटेंगे। पहले भी मुख्यमंत्री जी ने सहमति बताई, आज भी मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि वहाँ पर काम चालू नहीं होगा। उस गांव में अगर खोलेंगे, उस क्षेत्र में खोलेंगे जहाँ गांव वाले सहमत नहीं है, तो मैं उनके साथ खड़ा, मुख्यमंत्री जी भी उनके साथ खड़े। स्थानीय लोग 1 दशक से भी ज्यादा वक्त से हसदेव के जंगलों को खनन के लिए दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। 2015 में राहुल गांधी ने भी इस संघर्ष का समर्थन किया था। इस साल अप्रैल में जब खनन की औपचारिक अनुमति मिली तो घोटबर्रा की गोंड आदिवासियों ने पेड़ों से लिपटकर चिपको आंदोलन की तर्ज पर अपना विरोध जताया था। जिस जंगल में पेड़ काटे गए हैं, ये उस जगह पे शासन के निर्देश पे घाटबर्रा गांव की ग्राम सभा हुई, जिसमें ग्राम सभाओं ने खनन के प्रस्ताव को खारिज किया। वन अधिकार मान्यता कानून ऐतिहासिक कानून है जिसको यूपीए ने बनाया था। आज तक वहाँ पे लोगों के वन अधिकारों के राइट सेटल नहीं हुए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी से लेके भूपेश बघेल जी लगातार हसदेव को बचाने के लिए न सिर्फ ग्रामीणों के साथ अपना समर्थन देते रहे हैं, बल्कि उनके आंदोलन को जायज किया है और संकल्प किया है उनके साथ खड़े होने का। लेकिन दुखद रूप से कहना पड़ेगा कि आज वही सरकार गैर कानूनी रूप से संवैधानिक प्रक्रियाओं के विरोध में जाके पर्यावरण की चिंताओं को दरकिनार करके और अपने ही वादों से मुकर के हसदेव के इस जंगल का विनाश कर रही है। ये इलाका संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, जहां पेसा कानून लागू है। 2006 के वन अधिकार कानून के तहत आदिवासियों को हसदेव के जंगलों में सामुदायिक वन अधिकार भी मिले हैं। हसदेव अरण्य हाथियों के घूमने का भी इलाका है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है, जैव विविधता के सबसे समृद्ध इस इलाके में जानवरों और परिंदों की 350 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। केंद्र सरकार से हसदेव में सभी कोयला ब्लॉक को निरस्त करने का संकल्प छत्तीसगढ़ विधानसभा ने जुलाई 2022 में सर्वसम्मति से पारित किया था। राहुल गांधी भी कहते रहे हैं कि हसदेव में पेड़ नहीं कटेंगे, लेकिन वहां पेड़ काटे जा रहे हैं। इस मामले में हर तरफ से विरोध हो रहा है, लेकिन जाने क्यों सियासी दलों में एक चुप्पी सी है, एक सहमति सी दिखती है। हसदेव से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा और पीवी सिंधु जैसे कुछ सितारे खेल मैदान के बड़े चेहरे हैं, लेकिन उनके पीछे भी हजारों ऐसे खिलाड़ी हैं जिनमें टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन सितारे खिलाड़ी और इन आम खिलाड़ियों के बीच फासला बड़ा हो जाता है। इसी फासले को कम करने के लिए आईएमटी गाजियाबाद ने क्रैश कोर्स की शुरुआत की है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में रहने वाले 20 साल के अली अंसारी इस साल 12वीं कक्षा पास कर यूनिवर्सिटी में दाखिले के इंतजार में हैं। फिलहाल दिल्ली एयरपोर्ट के पास महिपालपुर में फलों की रेडी लगाते हैं और 400-500 रुपए की रोज की कमाई के सहारे स्टेट, नेशनल और जूनियर एशियाई स्तर पर जीते गए मेडल को फख्र से दिखाते हैं। लेकिन अली की असली चुनौती मैदान से बाहर की है। वो जानते हैं कि यहाँ से आगे का सफर और भी कठिन है।
ऐसे में नौकरी और आगे की पढ़ाई की फिक्र भी सताने लगी है। दरअसल भारत के चंद कामयाब एथलीटों को छोड़ दें तो ज्यादातर खिलाड़ियों की कहानी इससे बहुत अलग नहीं है। भारत में हर साल हजारों खिलाड़ी पहले नौकरी के लिए जूझते हैं, फिर 30-35 साल की उम्र में मैदान छोड़कर दफ्तर गए तो वो नौकरी की रेस में दूसरों से जूझते हुए नजर आते हैं। मैं एक्चुअली एथलीट हूँ सर, और मैं डेकैथलॉन इवेंट करता हूँ एथलेटिक्स में, और मैं एशियन मेडलिस्ट, जूनियर एशियन मेडलिस्ट और नेशनल सिल्वर मेडलिस्ट हूँ और स्टेट चैंपियन हूँ सर। महिपालपुर छोटे लाइट पे सर फल की रेडी लगाते हैं सर वहाँ पर, और सर रोज़ के सर 400-500 रुपये सर बचते हैं, उसमें से अपने घर का खर्चा भी और मैं डाइट भी सर अपने करता हूँ यूज। और आप बता रहे थे आपको शूज़ का भी प्रॉब्लम, जो डेकैथलॉन के लिए जो शूज़ है वो आपके पास नहीं है? नहीं सर, मेरे पास शूज़ तो बिल्कुल नहीं है सर, फटे शूज़ है ये तो थोड़े ठीक है, और मेरे रनिंग के शूज़ है वो बहुत बेकार हैं सर, जैसे तैसे करके सर पहन के भागता हूँ सर मैं वो। अब गोपाल भेंगड़ा की बात मैं आपको याद दिलाता हूँ, जो पत्थर तोड़ते रहे बाद में, अगर याद हो तो आपको। तो ऐसे खिलाड़ी, फ्रांसिस साहब ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट, उनके लिए जीवन यापन का कोई जरिया नहीं था, तो ऑलमोस्ट जैसे बैगर्स होते हैं इस तरह की चीज़ थी उनके लिए। और हमको देखकर ये ऐसा बुरा लगा कि शर्म आई उस सर्कमस्टांस को देखते हुए। जब मैंने ये हेडिंग पढ़ी और मेरे को समझ में आई तो मैंने कहा ये कोर्स उन खिलाड़ियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि स्किल कोच और इस तरह की ट्रेनिंग उनको दी जाए। अली और इन जैसे तमाम खिलाड़ियों के लिए गाजियाबाद के नामचीन IMT यानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी ने एक 5 महीने के कोर्स की शुरुआत की है। इसका लक्ष्य खिलाड़ियों को अंग्रेजी और कॉर्पोरेट स्किल्स को सिखाना और मांझना है, ताकि दुनिया की रेस में ये कहीं पीछे ना रह जाएं। ऐसे खिलाड़ियों के लिए जो मेडलिस्ट नहीं हो पाते हैं, उनकी मेहनत उतनी होती है जितनी मेडलिस्ट की होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको मेडल नहीं मिल पाता और उनकी नौकरी पर इसका असर पड़ता है। उसको दूर करने के लिए ऐसे खिलाड़ियों को का विचार IMT गाजियाबाद के दिल में आया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, धीमे धीमे इसको डेवलप किया जाएगा और ज़्यादा आगे बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर एक आइडिया फ्लोट किया गया, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, लेकिन मैं मानता हूँ एक आइडिया की शुरुआत छोटी होती है, लेकिन समय के साथ इसको और विस्तृत किया जाएगा और आगे बढ़ाया जाएगा, और हम भी इस पे काम करेंगे कि कैसे इसकी रीच को बढ़ाया जा सके, इसके होराइजन को और ज़्यादा ब्रॉड किया जा सके। खेलों के क्षेत्र में पढ़ाई की अपने तरह की ये एक नई शुरुआत है और कई पूर्व खिलाड़ी इसे बेहद जरूरी मानते हैं, लेकिन खिलाड़ियों के लिए ये कितना क्वालिटी रोजगार पैदा कर पाएगा, ये मौजूदा हालात में और भी चुनौतीपूर्ण नजर आता है। भारत में चंद खिलाड़ियों के ग्लैमर और शोहरत को देखकर अक्सर ये भ्रम होता है कि ज्यादातर खिलाड़ियों की हालत भी अच्छी होगी, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि भारत में ज्यादातर खिलाड़ियों को नौकरी हासिल करने और फिर वहां टिके रहने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। IMT गाजियाबाद ने ऐसे ही खिलाड़ियों के लिए एक क्रैश कोर्स की शुरुआत की है। उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत के दूसरे शैक्षणिक संस्थान भी ऐसे ही क्रैश कोर्स की शुरुआत करेंगे ताकि ज्यादातर खिलाड़ियों को फायदा पहुंच सके। दिल्ली से विमल मोहन, NDTV इंडिया।